कंगना रनौत के मामले में पहले से ही उलझी शिवसेना को नई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नेवी अफसर से कल पिटाई के मामले में शिवसेना के 6 कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से रिटायर्ड नेवी अफसर पर हमला बोला, उन्हें जख्मी किया, उसकी एक एक तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस हमले को लेकर शिवसेना की जबरदस्त निंदा हो रही है। शिवसेना कार्यकर्ता इसीलिए नाराज थे क्योंकि पूर्व नेवी अफसर को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की एक तस्वीर व्हाट्सएप पर किसी ने भेजी थी। उद्धव की तस्वीर में छेड़छाड़ की गई थी। इस तस्वीर को पूर्व नेवी अफसर ने किसी को फॉरवर्ड किया था। इतनी बात से नाराज शिवसेना के कार्यकर्ता पूर्व नेवी अफसर की जान लेने पर उतारू हो गए। कोई कार्टून था वो आपका सोनिया गांधी जी का, पवार जी का और अपना सीएम महाराष्ट्र सीएम जी का उद्धव ठाकरे जी का। कोई कार्टूनिस्ट था, वो कार्टून बना करके वो मीडिया पर डाला हुआ है व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप पर आने से मैं भी जब मेरे को मिला तो वो भी मैं फॉरवर्ड किया, तो उस पर हमको धमकी दिया गया कि ऐसा करते हो घर पर आकर के मारेंगे। एक आदमी आवाज करके बोल रहा है कि ये आरएसएस बीजेपी का है करके, ऐसा इसको मारो। कंगना रनौत एक के बाद एक शिवसेना पर प्रहार करती जा रही हैं। अब उन्होंने मुंबई में रिटायर्ड नेवी अफसर की पिटाई के मामले में शिवसेना पर ट्वीट कर प्रहार किया है। कंगना ने इसे शर्मनाक करार दिया। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पोस्ट से नाराज होकर शिव सैनिकों ने रिटायर्ड नेवी अफसर मदन शर्मा को पीटा, जिससे उनकी गंभीर रूप से आंख घायल हो गई। समतानगर थाने में शिव सैनिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और बाद में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नेवी अफसर की बेटी ने आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की है। गुस्सा इतना मुझे आ रहा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। इधर मैं बस रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि इधर प्रेसिडेंट रूल जल्द से जल्द आ जाए। प्रेसिडेंट रूल आ जाना चाहिए। जय जी। और ये जो दोषी है उनको, मेरे डैड को जिसने भी ये मारा है, उसको सख्त से सख्त पनिशमेंट मिले। सीसीटीवी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे शिवसेना के कार्यकर्ता पूर्व नेवी अफसर के घर में घुसते हैं और थोड़ी देर में पूर्व नेवी अफसर को घसीटते हुए बाहर लाते हैं। आरोपों के मुताबिक शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पूर्व नेवी अफसर को हैवानों की तरह पीटा और उनकी आंख पर गंभीर चोट आई। शिवसेना के कार्यकर्ताओं की खुली गुंडागर्दी के खिलाफ पूर्व नेवी अफसर ने शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी की ओर से शिवसेना कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का विरोध किया गया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने चेतावनी दी थी कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो कांदिवली पुलिस स्टेशन में धरना देंगे। हालांकि ऐसी नौबत नहीं आई और पुलिस ने गिरफ्तारियां कर दी। उधर महाराष्ट्र सरकार अब कंगना को ड्रग्स मामले में घेरने की तैयारी कर रही है। इस मामले की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखी है। अब मुंबई पुलिस को तय करना है कि इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच करेगी या नारकोटिक्स ब्यूरो को दी जाएगी। हालांकि अध्ययन सुमन, जिनके इंटरव्यू को आधार बनाकर ये केस कंगना के खिलाफ दर्ज हुआ, उन्होंने खुद को इससे अलग कर लिया है। मुंबई में कंगना रनौत के दफ्तर पर बुलडोजर चलाने का मुद्दा सियासी बनता जा रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कंगना का घर तोड़ दिया, लेकिन बीएमसी दाऊद इब्राहिम का घर नहीं तोड़ रही। उधर केंद्रीय मंत्री रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चीफ रामदास अठावले ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और कंगना को मुआवजा दिलाने की मांग की। महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी एनसीपी ने भी कंगना का दफ्तर तोड़े जाने को गलत कदम बताया है। उद्धव सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि बीएमसी का कदम जल्दबाजी में उठाया गया लगता है। उन्हें नोटिस का जवाब देने के लिए कंगना को और वक्त देना चाहिए था। जबकि एनसीपी के चीफ शरद पवार ने कहा कि कंगना के दफ्तर पर की गई कार्रवाई से महाराष्ट्र सरकार का कुछ लेना देना नहीं है, इसके लिए बीएमसी जिम्मेदार है। कंगना रनौत ने सोनिया गांधी को ट्वीट कर इस मामले में घसीट लिया है। कंगना ने ट्वीट कर लिखा कि प्रिय आदरणीय माननीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, एक महिला होने के नाते महाराष्ट्र में आपकी सरकार द्वारा किए गए काम से आपको पीड़ा नहीं हुई? क्या आप डॉक्टर अंबेडकर द्वारा हमें दिए गए संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए अपनी सरकार से अनुरोध नहीं कर सकती? आप पश्चिम में पली बढ़ी और यहाँ भारत में रहती हैं।
आप महिलाओं के संघर्ष से अवगत होंगी। जब आपकी अपनी सरकार महिला का उत्पीड़न कर रही है और कानून व्यवस्था का पूरी तरह मजाक बना दिया गया है, तो आपकी चुप्पी और बेरुखी का आकलन इतिहास करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप हस्तक्षेप करेंगी। सुशांत केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब रिया और सुशांत के बारे में ड्रग्स मामले को लेकर कुछ नई बातें सामने आई हैं। लॉकडाउन में सुशांत के घर से रिया के घर कुरियर के जरिए ड्रग्स भेजी गई थी। सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत ने कुरियर दिया था, जबकि रिया के घर भाई शोविक ने कुरियर रिसीव किया था। कहा जा रहा है कि सुशांत लॉकडाउन में कुछ दिन रिया के घर बिताना चाहते थे। उसी मकसद से कुरियर के जरिए वहां ड्रग्स भेजा गया था। कुरियर बॉय ने दीपेश और शोविक की पहचान भी की है। फोन कॉल डिटेल भी मिली हैं, जिससे शोविक और रिया की मुसीबत बढ़ गई है। उधर बाइखला जेल में बंद रिया चक्रवर्ती को रिहाई के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। शुक्रवार को उनकी जमानत सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी। रिया ने अपनी जमानत अर्जी में खुद को बेकसूर बताया था, लेकिन एनडीपीएस एक्ट की गैर जमानती धारा 27A उन पर भारी पड़ गई। अब उनके वकील सतीश मान शिंदे सेशन कोर्ट के आदेश का बारीकी से अध्ययन करने के बाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाएंगे। एनसीबी से पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड से जुड़े करीब 25 नामों का खुलासा किया है, जिनका ड्रग्स कनेक्शन है। एनडीपीएस एक्ट के धारा 67A के तहत दिए बयान में रिया ने 2 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में विस्तार से बताया है कि वो सुशांत सिंह राजपूत की ड्रग्स पार्टी में अक्सर शामिल होते थे। एनसीबी आने वाले दिनों में इन्हें समन कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दिल्ली जोन के डिप्टी डायरेक्टर KPS मल्होत्रा मुंबई से दिल्ली आए हैं और उन्होंने एनसीबी चीफ राकेश अस्थाना से मुलाकात की है। अब देखना है कि रिया ने जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी के नाम कबूले हैं, उनके खिलाफ एक्शन का क्या प्लान एनसीबी तय करती है। एनसीबी की टीम अब मुंबई के बाहर भी रिया के ड्रग्स कनेक्शन खंगालने में जुट गई है। महाराष्ट्र के बाहर एनसीबी ने कई जगह छापेमारी की है। एनसीबी को ड्रग पैडलर के बड़े नेटवर्क की तलाश है, जिन्होंने कभी रिया और सुशांत को ड्रग्स सप्लाई किए थे। इसके अलावा उन इवेंट मैनेजर और टैलेंट मैनेजर पर भी एनसीबी की नजर है जो रिया और सुशांत से जुड़े थे। मुंबई की सेशन कोर्ट ने रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती समेत सभी 6 आरोपियों की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। रिया चक्रवर्ती के साथ ही शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, जैद विलात्रा और अब्दुल बासित परिहार को भी जमानत नहीं मिली है। आरोपियों की दलील पर एनसीबी की दलीलें भारी पड़ी। अब सभी हाईकोर्ट से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जमानत मिले और वो जेल से बाहर आएं। 7 दिन पहले अरुणाचल से गायब हुए 5 युवक आज सुबह करीब 9:30 बजे भारत को सौंपे जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। चीन की सेना ने भारतीय सेना को युवकों को हैंडओवर करने के बारे में कंफर्म कर दिया है। सेना के सूत्रों के मुताबिक बॉर्डर के करीब एक मीटिंग पॉइंट है वाछा, वहीं पर 5 युवकों को हैंडओवर किया जाएगा। 6 सितंबर को चीनी सैनिकों को हॉटलाइन पर मैसेज भेजकर गायब युवकों के बारे में जानकारी मांगी गई थी। 8 सितंबर को हॉटलाइन पर ही चीन ने इन युवकों के अपनी सीमा में होने की पुष्टि की थी। लद्दाख में जारी तनाव को सुलझाने के लिए लगातार 5वें दिन शुक्रवार को भारत और चीन के सैन्य अफसरों के बीच बातचीत हुई। ये मीटिंग करीब 4 घंटे चली और बताया जा रहा है कि इसमें भी कोई खास नतीजा नहीं निकला। बैठक उसी जगह पर हुई है जहां दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे से कुछ ही मीटर की दूरी पर हैं। दिल्ली में भी शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS जनरल बिपिन रावत और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अलावा सेना प्रमुखों से भी मिले। बैठक के दौरान लद्दाख के हालात पर चर्चा हुई। शुक्रवार को NSA अजीत डोभाल और PM नरेंद्र मोदी के बीच बैठक हुई। दोनों के बीच चीन के साथ विवाद और LAC के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। NSA ने PM को चीन की घुसपैठ समेत अन्य अफसरों के साथ बातचीत की पूरी जानकारी दी।
देश में कोरोना का कोहराम जारी है। बीते 24 घंटे में 96,000 से ज्यादा नए मामले बढ़े हैं। कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 45 लाख को पार कर चुका है। अब तक 76,000 से ज्यादा मौतें कोरोना की वजह से हो चुकी हैं। हालांकि 35 लाख से ज्यादा मरीजों ने वायरस से जंग भी जीती है। महाराष्ट्र में कोरोना का प्रहार ऐसा पड़ा है कि मरीजों का आंकड़ा 10 लाख को पार कर चुका है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 24,800 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए, जिनमें 393 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट 70% से थोड़ा ज्यादा है, जबकि मृत्यु दर 2.83% है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी फुल एक्शन में है। 2 दिनों के दौरे पर पटना पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। सीटों के बंटवारे से लेकर तमाम चुनावी पहलुओं पर विचार विमर्श किया। इसके अलावा नड्डा ने बीजेपी की चुनाव समिति की कोर कमेटी के साथ बैठक की। आज जेपी नड्डा दरभंगा पहुंचेंगे और मखाना अनुसंधान केंद्र में किसानों से बात करेंगे। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने आगामी विधानसभा चुनाव में 220 सीटें जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार की अगुवाई में एनडीए जोरदार प्रदर्शन करेगी और दोबारा मजबूत सरकार बनाएगी। उधर केंद्र सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के लिए अपनी तिजोरी खोल दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 10 दिनों में राज्य को 16,000 करोड़ की सौगात देंगे। देवेंद्र फडणवीस भी पटना पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने बीजेपी के मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। फडणवीस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम की जमकर तारीफ की और कहा कि लालू राज से बिहार के हाल अब बहुत बेहतर हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने नीतीश कुमार की पीठ थपथपाई और कहा लालू राज से काफी बेहतर है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने शुक्रवार को राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए दिल्ली में नामांकन दाखिल किया। वे इस पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला जेडीयू के उम्मीदवार हरिवंश से होगा। हरिवंश अपने पिछले कार्यकाल तक उपसभापति रहे। वो एक बार फिर बिहार से चुने गए हैं। राहुल गांधी की पार्टी अध्यक्ष पद पर दोबारा ताजपोशी का रास्ता खुद सोनिया गांधी ने साफ कर दिया है। सोनिया ने बतौर अंतरिम अध्यक्ष पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए राहुल की पसंदीदा टीम को दोबारा मौका दिया है। महासचिव पद से बुजुर्ग नेताओं गुलाम नबी आजाद, मोतीलाल वोरा, अंबिका सोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे और लुई जिन्हो फ्लेरियो को महासचिव पद से हटा दिया गया है। नया अध्यक्ष चुनने में सोनिया की मदद के लिए 6 नेताओं की नई कमेटी बनाई गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय की 2 साल बाद CWC में वापसी हुई है। पुणे में लगातार हो रही झमाझम बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर बादलों ने यहां मनमानी की है। बादलों ने पुणे में ऐसा घेरा डाला कि दिन में अंधेरा छा गया। तेज बारिश से कई जगह जल जमाव हुआ तो आवाजाही पर भी बारिश ने ब्रेक लगा दिया। गुजरात के वडोदरा में भी बादलों ने जमकर मनमानी की है। तस्वीरें देखिए। वडोदरा के कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। बारिश के बीच लाइट जलाकर लोग आते जाते दिखे। तेज बारिश से मौसम सुहाना तो हुआ है, उमस और गर्मी से राहत भी मिली, लेकिन जगह जगह जल जमाव ने लोगों को मुसीबत में भी डाला। कर्नाटक के मैंगलुरु में भी बादलों ने जमकर कहर बरपाया। यहाँ तेज बारिश से जगह जगह जल जमाव हुआ और लोगों को परेशानी हुई। तेज बारिश में एक सोसाइटी की दीवार भी ढह गई। तेज बारिश से गर्मी से राहत तो मिली, मगर लोगों पर आफत बनकर भी बरसा पानी। राजस्थान के पाली से एक भयानक तस्वीर सामने आई है। देखिए कैसे जलधारा में एक बाइक को बहने से रोकने का प्रयास चल रहा था कि अचानक एक स्कूटी भी जलधारा में बहते हुए यहाँ दिखती है। दरअसल दोपहर के बाद यहाँ अंधेरा छा गया और जमकर बरसात हुई। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही घंटे में शहर में सैलाब आ गया। सड़कें समंदर में तब्दील हो गईं। दिल्ली के राजौरी गार्डन में पुलिस के हत्थे स्कूटी गैंग के 3 सदस्य चढ़े हैं। आरोपियों के मुताबिक
इनमें से 2 लोग स्कूटी चुराते थे और तीसरे के हाथ बेच देते थे। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आरोपियों ने बताया कि अब तक वो 30 से ज्यादा स्कूटी चुरा चुके हैं। आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी की गई 7 स्कूटी और 1 बाइक बरामद की है। 8 सितंबर को एक स्कूटी चोरी होने के बाद पुलिस इन आरोपियों की तलाश में लगी और इनका भंडाफोड़ किया। राजस्थान के भरतपुर से खूनी रंजिश की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां आपसी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष ने गर्भवती महिला पर हमला बोल दिया। आरोपियों ने महिला को इतना पीटा कि उसके पेट में पल रहे 8 महीने के बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। गौतम बुद्ध नगर के दादरी क्षेत्र में महापंचायत कर रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। दरअसल 4 दिन पहले इस इलाके में एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। हत्या से आसपास के लोग आक्रोशित थे। आखिरकार कई गांव के लोगों ने एक महापंचायत बुलाई और पुलिस पर दबाव बनाया कि आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाएं और कड़ी कार्रवाई करें, मगर यही आक्रोशित लोग पुलिस से उलझ पड़े और पुलिस ने लोगों पर जमकर लाठियां बरसाई। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस ने यहां छापेमारी की, जिसके बाद पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाले शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश जिले के टॉप 10 हिस्ट्री शीटर बदमाशों में शामिल है। पुलिस ने आरोपी के पास से 3 बने असलहे और कई अध बने असलहे बरामद किए हैं। पुलिस ने यहां से कुछ जिंदा कारतूस और असलहा बनाने का सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बिहार में भले ही शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित है, मगर यहां शराब तस्करी का खेल जोर शोर से चल रहा है और इसके लिंक जुड़े हैं उस खबर से जो वाराणसी से आई है। वाराणसी के दशाश्वमेध क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब से लदी एक पिकअप वैन को पकड़ा है। पिकअप वैन में 62 पेटी अवैध शराब लदी हुई थी, जिसे हरियाणा से बिहार ले जाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक पिकअप वैन का ड्राइवर ही शराब का तस्कर है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम में बंदूक के नोक पर मां बेटी के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोपों के मुताबिक आशु नाम के शख्स ने नशीला पदार्थ खिलाकर मार्च 2020 में महिला के साथ रेप किया और वीडियो बना लिया। बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसने महिला की नाबालिग बेटी के साथ भी रेप किया। आरोपों के मुताबिक आरोपी मां बेटी को लगातार ब्लैकमेल कर उनका शोषण कर रहा था। आखिरकार महिला ने बेटी के साथ आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं, उसकी ताज़ा तस्वीरें फतेहपुर से आई हैं। यहां योगी सरकार के कारागार राज्य मंत्री जय कुमार जैकी की बहन के घर में चोरों ने लाखों की चोरी की और चंपत हो गए। आरोपों के मुताबिक चोर सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़े और लॉकर तोड़कर सोना चांदी और 60,000 के नकदी लेकर फरार हो गए। घर वालों को चोरी की खबर सुबह लगी। अब मामला दर्ज करा दिया गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। गुरुग्राम में एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। इस फर्जी कॉल सेंटर से विदेशियों को टैक्स सपोर्ट के नाम पर ठगा जाता था। गुरुग्राम के सुशांत लोग फेज 1 में ठगी का ये धंधा चल रहा था। पुलिस ने सूचना के आधार पर जब छापेमारी की तो इस ठगों के इस गैंग का खुलासा हुआ। पुलिस की माने तो बगैर किसी लीगल दस्तावेज के ये कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। कॉल सेंटर चलाने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जांच में जुट गई है कि अब तक इन लोगों ने किसे किसे और कितना चूना लगाया। बिजनौर के धामपुर में तहसील पर किसान को जमकर पीटने का आरोप लगा है। आरोपों के मुताबिक किसान सम्मान निधि के लिए किसान लेखपाल के लिए आया था। आरोपों के मुताबिक किसान का काम करने के लिए लेखपाल पहले से ही कई बार किसान से रिश्वत ले चुका था। परेशान किसान ने जब लेखपाल से अपना काम करने के लिए कहा तो आरोपों के मुताबिक लेखपाल ने किसान को गाली गलौज की और उसके साथ मारपीट की। अब किसान की शिकायत पर तहसीलदार ने लेखपाल के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने लूट के मामले में 1 साल से फरार चल रहे बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। सूचना के आधार पर पुलिस जब बदमाश को पकड़ने पहुंची तो बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। आखिरकार बदमाश को काबू करने में पुलिस सफल रही। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश से तमंचा और जिंदा कारतूस के अलावा अफीम भी बरामद की है।
अमेरिका में भारी बारिश के बाद राजधानी वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर जल जमाव हो गया, जिसके बाद मौसम विभाग ने रेजिडेंशियल एरिया में भयानक बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। सैकड़ों की संख्या में लोगों को खतरे वाली जगहों से बाहर निकाला जा रहा है। साउथ चीन के मशहूर झुआई होटल में भयानक आग लगने से सब कुछ जलकर खाक हो गया। इस आग से अब तक 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। आग लगने की वजह का पता फिलहाल नहीं चल पाया है। रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नावेल्नी ने साइबेरिया में बीमार पड़ने के ठीक पहले क्या पिया था और उनका मूवमेंट क्या था, ये रूसी पुलिस ने पता कर लिया है। नावेल्नी के कोमा में आने के बाद रूस की पुलिस पहली बार इतनी सक्रिय दिखाई दे रही है। गैस भंडार को लेकर टर्की और ग्रीस के बीच भूमध्य सागर में जारी तनाव पर अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि इसे शांतिपूर्वक सुलझाने की जरूरत है। अमेरिका इसमें मध्यस्थता के लिए तैयार है। मॉरिशस तेल रिसाव में हुए नुकसान के लिए जापान की चार्टर कंपनी मित्सुई ओएसके लाइन्स करीब $10 मिलियन का फंड देगी। कंपनी के अध्यक्ष ने माना कि इस दुर्घटना ने मॉरिशस में पर्यावरण और लोगों के जीवन को काफी प्रभावित किया है, इसलिए नुकसान की भरपाई हमारी जिम्मेदारी है। दुनिया में कोरोना के आंकड़े बढ़कर अब 2,84,00,000 के पार पहुंच चुके हैं। वहीं मरने वालों की संख्या बढ़कर 9,15,000 के करीब पहुंच गई है, जिसके बाद WHO के चीफ ने दुनिया भर के नेतृत्व को एकजुट होकर कोरोना से लड़ने के लिए आगाह किया है। पुर्तगाल गए हुए ब्रिटिश सैलानी क्वारंटीन होने के डर से अपनी छुट्टियां पूरा किए बगैर वापस लौटने लगे हैं। ब्रिटिश प्रशासन ने गुरुवार को ही पुर्तगाल से आने वाले लोगों के लिए 14 दिनों का क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है। इस साल की रग्बी चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया में होगी। 7 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच 4 देशों के इस चैंपियनशिप का आयोजन पहले न्यूजीलैंड में होना था, लेकिन कोरोना के डर से न्यूजीलैंड पीछे हट गया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने इसका जिम्मा लिया।